नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने यूट्यूब चैनल गुरुग्राम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं पर्यावरण का पुनः एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लाया हूं। यह टॉपिक है हरित गृह प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्मायन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वैश्विक उष्मायन किसे कहते हैं और हरित गृह प्रभाव क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, साधारण अर्थ में क्या होता है कि पृथ्वी का या धरातल का जो औसत तापमान है उसमें जो वृद्धि हो रही है, इसी वृद्धि को कहा गया ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्मायन। क्लियर है? तो पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को ही कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब क्या कारण है कि पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है? तो यहां पर एक महत्वपूर्ण कारण है हरित गृह प्रभाव। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है, तो आप बताएंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव। तो फिर हम हरित गृह क्या होता है इसके बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो ध्यान देंगे कि हरित गृह एक सामान्य रूप से शीश घर की तरह होता है, शीशे के घर की तरह होता है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि ठंडे प्रदेशों में, आर्कटिक प्रदेशों में क्या किया जाता है कि एक शीश कक्ष बना करके उसमें पौधों को उचित तापमान दिया जाता है। उचित तापमान दे करके उसमें पौधों के अनुकूल तापमान को प्रोवाइड करा करके उसमें वनस्पतियों का उत्पादन किया जाता है। तो इसे कहा गया हरित गृह। अब हरित गृह प्रभाव क्या होता है? हमारे वायुमंडल जो है, हमारा वायुमंडल जो है, पूरा वायुमंडल वो वास्तव में इसी शीश कक्ष की भांति ही हरित गृह की भांति ही है। कैसे? तो हमारा वायुमंडल इसी हरित गृह की भांति कार्य करता है। इसका कारण क्या है? वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें। वायुमंडल विभिन्न गैसों का यांत्रिक मिश्रण है। इसमें जो महत्वपूर्ण गैसें पाई जाती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, तो ये जो है ये वायुमंडल के लिए शीश गृह की भांति कार्य करता है। और इन्हीं गैसों का आदर्श संतुलन जो है पृथ्वी के तापमान को बनाए रखता है। अगर ये गैसें वायुमंडल में नहीं रहेंगी तो पृथ्वी में जो औसत तापमान है वो माइनस में चला जाएगा, क्योंकि सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वह पूरी की पूरी मात्रा में वायुमंडल में पुनः वापस चली आएगी और पृथ्वी का तापमान काफी नीचे गिर जाएगा। इसलिए वायुमंडल में इन गैसों का उचित मात्रा में रहना काफी आवश्यक है ताकि पृथ्वी का आइडियल तापमान बना रहे। लेकिन होता क्या है कि मानवीय गतिविधियां, जैसे मानवीय गतिविधि क्या, तीव्र गति से किया जाने वाला औद्योगिकरण है, इसके अलावा वनों की तीव्र गति से कटाई है, कृषि भूमि को खदान में बदलना है, तो इन क्रिया के कारण क्या हो रहा है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें अभी हम बताएं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, तो इन गैसों का तेजी से अधिक मात्रा में विमोचन किया जा रहा है। इसके कारण क्या होता है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो रही है और यह वृद्धि जो है वह शीश गृह की भांति कार्य कर रहा है। और यह शीश गृह की भांति क्या कार्य कर रहा है? इस फिगर में देख रहे हैं कि सूर्य से आने वाली किरण, ध्यान देंगे कि सूर्य से जो आने वाली किरण होती है वह लघु तरंग के रूप में होती है, जिसके लिए शीश गृह जो है वह इन किरणों को आने तो देता है, लेकिन धरातल से वापस जाने वाली दीर्घ किरणों को वह अवरोध के रूप में रोक लेता है, अवरोधक के रूप में कार्य करता है, जिसके कारण धीरे धीरे वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होती जाती है। और यही वृद्धि है ग्लोबल वार्मिंग और यह प्रक्रिया कही जाती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहां तक क्लियर हो गया? अब यहां पर हम लोग समझेंगे कि इस ग्लोबल वार्मिंग शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो एक व्यक्ति थे वैली ब्रेकर महोदय के द्वारा सबसे पहले 1975 में ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग किया गया। पुनः अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरित गृह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो हरित गृह शब्द का सबसे पहला प्रयोग जोसेफ फोरियर द्वारा किया गया। क्लियर है? हरित गृह शब्द का सबसे पहला प्रयोग जोसेफ फोरियर द्वारा 1824 में और वैश्विक तापमान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वैली ब्रेकर द्वारा 1975 में किया गया। फिर एक क्वेश्चन कि प्रमुख हरित गृह गैसें कौन सी है? तो अभी हमने बताया कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया हुआ है पीसीएस में कि ग्रीन हाउस के लिए निम्न गैसों में, सारी गैसें ऑप्शन में है, तो निम्न गैसों में कौन सी गैस सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो यह है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो सूर्य से आने वाली किरणों के अवरोध के रूप में, उसको वापस जाने में बाधक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण है। अब एक महत्वपूर्ण फिर कि हरित गृह गैसों का एक क्वेश्चन इससे भी आया हुआ है कि वायुमंडल में हरित गृह का विमोचन जो है, उत्सर्जन है, सर्वाधिक मात्रा में कौन सा देश करता है? तो यहां महत्वपूर्ण है कि चीन,
नंबर 1, नंबर 2 यूएसए। चीन का परसेंटेज जो है वह 28 से 28% वह वायुमंडल में CO2 का या ग्रीन हाउस गैसों का विमोचन करता है, जबकि यूएसए 18% करता है, यूरोपियन यूनियन 9% करता है, रसिया 8% करता है और इंडिया का जो पोजीशन है वह इंडिया 7% जो है वायुमंडल में CO2 गैसों का और या ग्रीन हाउस गैसों का विमोचन करता है। तो यहां हमने समझा कि हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान का तात्पर्य हम समझ रहे हैं कि साधारण अर्थों में वायुमंडल के तापमान में वृद्धि ही ग्लोबल वार्मिंग है और उल्लेखनीय कि पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और इससे ऊपर जब बढ़ रहा है तापमान तो इसी को कहा गया ग्लोबल वार्मिंग। कारण क्या है? हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। हरित गृह क्या है? तो एक विशेष प्रकार का शीश कक्ष होता है जिसका प्रयोग ठंडे प्रदेशों में क्या किया जाता है? वनस्पतियों के उत्पादन के लिए किया जाता है। यह कांच का घर सूर्य से आने वाली लघु तरंगों को तो अंदर आने देता है, इस फिगर में आप समझ रहे हैं, लघु तरंगों को तो आने देता है और परंतु धरातल से परावर्तित दीर्घ तरंगों को वापस जाने नहीं देता है। यह दीर्घ तरंगों के लिए अवरोध का काम करता है जिसके कारण तापमान में वृद्धि हो रही है। क्लियर है? और हमारा वायुमंडल इसी शीश गृह की भांति या हरित गृह की भांति कार्य करता है और इसका कारण क्या है? वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे प्रमुख है। इन्हीं गैसों के आदर्श संतुलन के कारण पृथ्वी का तापमान जो है वह अनुकूल बना रहता है। गैसों की काफी अधिक मात्रा जो है हमारे द्वारा वायुमंडल में विमोचित करने के कारण क्या हो रहा है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि हो रही है और यह शीश गृह की भांति कार्य कर रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है कि वायुमंडल तापमान में वृद्धि हो रही है और यह प्रक्रिया है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा गया और इस प्रभाव को कहा गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। वैली वेकर व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग किया। हरित गृह शब्द का सबसे पहले प्रयोग जोसेफ फॉरियर महोदय ने 1824 में किया। प्रमुख हरित गृह गैसें CO2, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, इसमें सबसे प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड और चीन 28% वायुमंडल में हरित गृह गैसों का विमोचन कर रहा है। इस फिगर को हम लोग समझ लेंगे। इसमें हम लोग देख रहे हैं स्पष्ट रूप से सूर्य से आने वाली जो किरण है वह लघु तरंग के रूप में है जिसको हमारा वायुमंडल रोक तो नहीं पाता, लेकिन पृथ्वी से परावर्तित जो पार्थिव विकिरण होता है वह दीर्घ तरंग के रूप में होता है जिसके लिए यह वायुमंडल या कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा जो है वह इसके लिए अवरोध का काम करती है और जिसके कारण उष्मा जो है वायुमंडल में रह जा रही है और वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो रही है। अब यहां पर महत्वपूर्ण है कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, हमारे वायुमंडल में क्या क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण इसका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव होता है जलवायु परिवर्तन और यह जलवायु परिवर्तन आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के रूप में है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब वैश्विक उष्मायन के रूप में है और वैश्विक उष्मायन के कारण क्या हो रहा है कि औसत तापमान में वृद्धि हो रही है और हिमनद जो है पिघल रहे हैं। हिमनद का पिघलना काफी डेंजरस है क्योंकि हिमनद जब पिघलेंगे तो कई प्रॉब्लम समस्याएं पैदा होगी। पहला कि सी लेवल बढ़ेगा तेजी से, समुद्र जल स्तर तेजी से ऊपर उठेगा और जब समुद्र जल स्तर ऊपर उठेगा तो छोटे छोटे द्वीपीय देश जिनका सी लेवल ऊंचाई काफी कम है वे डूबने लगेंगे। कई देशों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है कि अगर समुद्र तल ऊपर उठेगा या ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमनद पिघलेंगे तो हिमनद क्या होते हैं? मीठे जल के स्रोत होते हैं। वे मीठे जल कहाँ चले जाएंगे? तो मीठे जल की प्राप्ति न हो पाएगी, पेयजल की भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जैव विविधता का ह्रास हो जाएगा, मानव में रोगों का प्रकोप होगा। मानव में रोगों के रूप में मुख्य रूप से क्या होता है? आंख का प्रॉब्लम शुरू होगा, हृदय संबंधी रोग पैदा हो जाएंगे, स्किन संबंधी समस्याएं पैदा होने लगेगी क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोग हैं जो मानव में डेवलप होंगे। उसके अलावा भुखमरी क्यों? क्योंकि जब स्वच्छ जल नहीं मिलेगा तो क्या होगा? खेतों को शुद्ध जल फ्रेश वाटर नहीं, नमकीन जल मिलने लगेगा क्योंकि सी लेवल जब बढ़ेगा तो कृषि भूमि का ह्रास होगा। कृषि भूमि का ह्रास होगा तो भुखमरी पैदा होने लगेगी। नदियों में अतिरिक्त मात्रा में जब हिमनद के पिघलने के कारण जल आएगा तो बाढ़ की स्थिति होगी और पुनः वापस वह सूखे के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। उसके अलावा महासागरीय धाराओं में भी परिवर्तन होने की संभावना है। महासागरीय धाराएं क्या होती है? समुद्र में प्रवाहित होने वाली नदियों के समान होती है जो एक निश्चित दिशा और निश्चित वेग से बहती है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण इनकी दिशा में भी परिवर्तित हो सकता है क्योंकि जब सी लेवल बढ़ेगा तो इन धाराओं की दिशा में भी परिवर्तन होगा। ठीक है। उसके अलावा तीव्र गति से उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की संख्या में वृद्धि होगी। देखिए आज की डेट में यास आने वाला है,
जिससे उड़ीसा और झारखंड का क्षेत्र प्रभावित होने की संभावना है। तो ये अभी पहले ताउते आया, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है तीव्र गति से इनकी संख्या में वृद्धि होगी, जो विनाश का भी कारण है। वर्षा के प्रारूप में परिवर्तन होने लगेगा, क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा तो यह देखा गया है कि उष्णता जो है ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर तेजी से बढ़ती है, और ध्रुवीय क्षेत्रों में तेजी से बढ़ेगी तो वर्षा के प्रारूप में भी परिवर्तन होने लगेगा। मिट्टी में आर्द्रता की भी कमी हो जाएगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है मिट्टी की ह्यूमिडिटी को समाप्त कर देगी, मिट्टी में आर्द्रता कम होगी और वह भूखमरी की स्थिति को पैदा करेगी। तो ये महत्वपूर्ण प्रभाव है ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग के, ठीक है। अब उपाय क्या है कि इससे बचने की क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में अत्यधिक मात्रा में विमोचन किया जा रहा है विभिन्न सोर्सों के द्वारा, तो उसके जगह पर हम वैकल्पिक ईंधनों का प्रयोग करेंगे, जैसे सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और जल विद्युत का जब हम उपयोग करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग में अपेक्षाकृत कमी आएगी। उसके अलावा वनों की कटाई पर तीव्र गति से वनों की कटाई की जा रही है उसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि वन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषक होते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक मात्रा में जा रहा है वे वन जो है उनको अवशोषित कर लेंगे, लेकिन वन भी कट रहे हैं और वायुमंडल में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड तेज मात्रा में छोड़ भी रहे हैं, जिसके कारण वायुमंडल में स्वतः क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रही है और ग्रीन हाउस या ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहा है। उसके अलावा रासायनिक उर्वरकों की जगह हम लोगों को क्या करना चाहिए, जैव उर्वरकों के प्रयोग पर जोर देना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण उपाय हैं। तो इन उपायों को लागू करने के लिए क्या किया गया, क्योंकि यह एक वैश्विक समस्या है, तो इसके लिए क्या किया गया, विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन भी आयोजित किए गए हैं, ताकि वायुमंडल में हरित गृह गैसों के विमोचन को कम किया जा सके। अब यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सा सम्मेलन ग्लोबल वार्मिंग के लिए या ग्लोबल वार्मिंग पर चिंता व्यक्त करने के लिए, उसको रोकने के लिए किया गया विश्व स्तर पर। तो पहला जो सम्मेलन था मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 में जो स्टॉकहोम में आयोजित किया गया। यह पर्यावरण के संबंध में या वायुमंडल में कार्बन का औद्योगिकरण के कारण जो कार्बन का तीव्र गति से विमोचन किया जा रहा है उस पर पहली बार चिंता व्यक्त की गई थी 1972 के मानव पर्यावरण सम्मेलन में, जो स्टॉकहोम में जो आयोजित किया गया था। और इंपॉर्टेंट है कि पर्यावरण के संबंध में यह पहला किया गया मानवीय प्रयास था। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन, पर्यावरण के संदर्भ में अब तक का सबसे पहला बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया था पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। यह हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। इस सम्मेलन में क्या किया गया कि सभी देशों ने मिलकर वायुमंडल में तीव्र गति से जो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो रही थी उस पर रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया। उसके अलावा जापान के क्योटो प्रोटोकॉल आयोजित किया गया 1997 में। यह प्रोटोकॉल इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इसी प्रोटोकॉल में कार्बन ट्रेडिंग पर की बात की गई। कार्बन ट्रेडिंग के बारे में हम अलग से एक वीडियो में बताएंगे, शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि वे देश जो कार्बन का अपेक्षाकृत अधिक प्रोडक्शन करते हैं तो वे क्या करेंगे, दूसरे देशों से अगर उनको जरूरत है और जो कम प्रोडक्शन करते हैं तो उनसे वो परचेज करेंगे। तो इससे क्या होगा कि लोगों में, और उनको मुद्रा की प्राप्ति होगी, तो इससे क्या होगा कि लोगों में कार्बन का कम वायुमंडल में प्रोडक्शन करने पर वे प्रोत्साहित होंगे। और कार्बन ट्रेडिंग, इससे क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपके लिए है कि कार्बन ट्रेडिंग किस कॉन्सेप्ट की, किस सम्मेलन की विशेषता है, तो क्योटो प्रोटोकॉल। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन पेरिस सम्मेलन 2015 का, यह कार्बन को, वायुमंडल में कार्बन के विमोचन को रोकने के लिए सबसे प्रथम सफलतम प्रयास है, जिसमें सभी लोगों ने सामूहिक रूप से इसमें सहयोग किया है। क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता दें कि इसी सम्मेलन में क्या किया गया कि वायुमंडल में कार्बन की जो उपलब्धता है वर्तमान में, उसको 2012 तक 1990 तक के स्तर पर लाने की बात की गई है। और इसमें विकसित और विकासशील देशों को मुख्य रूप से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने पर जोर दिया गया। तो यही है ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर है। अगले टॉपिक में मैं पुनः एक महत्वपूर्ण पर्यावरण का टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। आज मैं पुनः एक कह रहा हूं कि आज से मैं 10 प्रश्नों की एक श्रृंखला भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वे 10 प्रश्न ऐसे होंगे, यह हर सब्जेक्ट से होगा, कभी ज्योग्राफी से होगा, कभी हिस्ट्री से, कभी पॉलिटी से, कभी साइंस से। यह वैसे प्रश्न होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आपके सामने आए हैं और आपके क्वेश्चन आए, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप उसको भी देखना जरूर, उसको देखकर उसमें
उसमें जो महत्वपूर्ण आपको लगे कि हाँ इसको हमको नोट डाउन कर लेना है, आप नहीं जानते उसको नोट डाउन कर लेंगे। ध्यान रहे कि इन 10 क्वेश्चन में से जो भी व्यक्ति 6 क्वेश्चन हल कर लेंगे स्टूडेंट, वो क्या मान सकते हैं कि हाँ उनकी तैयारी सही दिशा में चल रही है। तो ठीक है, तैयार रहिए। आज से मैं 10 क्वेश्चन की श्रृंखला भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।